छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। रविवार रात को नक्सलियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया, यानी बस्तर में एक बार फिर नक्सली गतिविधि बढ़ने लगी है। नक्सली घटनाओं का इतिहास बताता है कि चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी में अक्सर बस्तर में नक्सली अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में घटी नक्सली वारदातें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नक्सली सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा कैंप, निर्माण कार्य में लगे वाहन और अंदरूनी सड़कें एक बार फिर उनके निशाने पर हैं। हालांकि सीएम का दावा है कि पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर नक्सलियों के हर मूवमेंट पर है। हाल में इस प्रकार से एक सप्ताह पखवाड़ा मनाते हैं लोग और इस प्रकार इसमें कोई गतिविधि करते हैं तो आम जनता को भी मैं कहूँगा कि सचेत रहें और बहुत आवश्यक हो तभी उस क्षेत्र में आवागमन करें। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, डीआरजी है, वो मुस्तैद है और किसी प्रकार की घटना हो तो मुंह तोड़ जवाब दें। बस्तर में हुई बड़ी नक्सली घटनाएं पर नजर डालें तो अप्रैल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत हुई थी, तो चिंगावरम में बस ब्लास्ट में 20 जवानों की शहादत हुई थी। वहीं मार्च 2014 में सुकमा के टाहकवाड़ा में 16 जवान शहीद हुए थे। अप्रैल 2017 में सुकमा बुरकापाल में हुए हमले में 25 जवानों की जान चली गई थी। 2020 में सुकमा के चिंता गुफा इलाके में हुई घटना में 17 जवान शहीद हुए थे। 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में 22 जवानों की शहादत हुई थी। 2021 में ही नारायणपुर बारसूर मार्ग पर हुए ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हुए थे। वहीं नक्सलवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है वो लगातार भ्रम फैला रहे हैं और उनको एक्शन लेना चाहिए। बोलने से नक्सलवाद समाप्त नहीं होना, एक्शन से होगा। और एक्शन लेने के साथ साथ जो है माननीय अमित शाह जी ने जो प्रयास किए हैं उनकी बात को मानना चाहिए और जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ में बैठ के इसके हल की ओर जो है हमको आगे बढ़ना चाहिए। नक्सल हिंसा का दंश बस्तर कई दशकों से झेल रहा है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया। हालांकि हर बार इसे लेकर नया दावा और आरोप प्रत्यारोप की सियासत जरूर शुरू हो जाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर लाल आतंक पर लगाम लगेगी कब। थोड़े दिन पहले ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लाल आतंक धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं बस्तर के इलाकों से गायब होते जा रहा है, लेकिन अचानक ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बाद ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सली 2 कदम पीछे हटने के बाद 4 कदम सामने आने लगे। ये बड़ी स्थिति इसलिए खराब हो रही छत्तीसगढ़ में क्योंकि हमने देखा बीजापुर के कैंप में बीजीएल दागे जाते हैं, उसके बाद सुकमा से लौट रही एक बस को जला दिया जाता है। लगातार नक्सली भी आक्रामक होते जा रहे हैं। हालांकि ये बताया जाता है कि टीसीओसी सप्ताह के समय अधिकतर जो है नक्सली इस प्रकार का आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, लेकिन क्या हमारी रणनीति में कोई चूक है? अचानक नक्सलियों के एग्रेसिव होने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार का लगातार दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक पर लगातार लगाम लग रही है और डेटा भी यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में 77% नक्सली घटनाओं में कमी आई है। तो क्या ये कमी केवल कागजी कारण है या फिर वाकई में रियलिटी में नक्सली 2 कदम पीछे नहीं लगातार पीछे हट रहे हैं? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। लाल आतंक पर लगाम कब? मेरे साथ बातचीत करने के लिए अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ वर्णिका शर्मा जी मौजूद हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मेरे साथ रजनीश सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वर्णिका जी के पास ही चलता हूं। वर्णिका जी, जो बीजापुर में घटना हुई, कैंप में बीजीएल दागे गए, लगातार फायरिंग वहां पर हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नक्सली घटनाओं में कमी आ रही, दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं या तो नक्सली जो है ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं या तो बस को जला दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे गर्मी के सीजन में अक्सर ये देखा गया कि एग्रेशन अचानक बढ़ जाता है नक्सलियों का। क्या हमारी प्लानिंग में कोई कमी है? क्योंकि पिछले साल की तुलना में अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से नक्सली वारदात लगातार बढ़ते जा रही है। जी,
आदित्य जी, ये जो माओवादी ये सारी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं, एक्चुअली ये हम सोचते हैं कि अभी माओवादी, कुछ दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि माओवादी उक्त क्षेत्र से हट गए हैं या अब वो क्षेत्र माओवादियों से विहीन हो गया है, और हम बहुत अनुशंसा प्रशंसा के कैटेगरी में जा रहे थे कि कोंडागांव को रेड कॉरिडोर जोन से ऑरेंज जोन में ले आया गया है। एक्चुअली इन सब के तार एक केंद्र से जुड़े हुए हैं। सामान्य भाषा में बताऊं तो कभी किसी नोड पे वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उस जोन को ऑपरेशनल जोन बना देते हैं, तो कभी किसी जोन को वो शेल्टर जोन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा और बारीकी से अपनी पीठ थपथपाने या अनुशंसा प्रशंसा के बयार में बहने की बजाय अपने भी काउंटर इंसर्जेंसी को बहुत तेज गति से, रैपिड वे पे, जो कहते हैं ना रैपिड एक्शन फोर्स, उस तरीके से लगातार स्ट्रॉन्ग करना होगा। कभी ये नहीं सोचना है कि नक्सली उस क्षेत्र से कम हो गए, बस उनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है वो परिवर्तित होती है। उसको हमको ये नहीं मानना चाहिए कि उक्त क्षेत्र माओवादियों से विहीन हो गया है। दरअसल वो अपनी रणनीति में निरंतर परिवर्तन ला रहे होते हैं, और ये माओवादी, ये जो TCOC, टैक्टिकल काउंटर ऑपरेशन जो होता है, उसके तहत इनकी सोची समझी रणनीति होती है। और गर्मी के दिनों में ये जो पूरे वर्ष भर या जो वर्षाकालीन दिनों में अपनी रणनीति को बताते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का या उसके एक्शन का ये सबसे सुनहरा मौका उनके लिए होता है, क्योंकि ग्राउंड पूरा अवेलेबल होता है और इसी समय में वो अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे पाते हैं। यही उनकी सबसे बेहतर रणनीति होती है इन दिनों में। बिल्कुल। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी, आपके समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, ग्रीन हंट लगातार ऑपरेशन चलता था, लगातार ऑपरेशन प्रहार आपके यहाँ चलता था, लेकिन इन सब चीजों में कमी देखने को मिल रही है सरकार में। हालांकि सरकार का यह दावा है कि लगातार जो है नक्सली जो है वो कमजोर हो रहे हैं, बैकफुट पर आते जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कोई चूक नजर आ रही, क्योंकि बीते 1 महीने से अचानक नक्सली गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं आम ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं और दहशत का माहौल फिर से उस पूरे बस्तर में नजर आ रहा है? रजनीश जी। जी आदित्य जी, ये सरकार जब से आई है तब से नक्सली मोर्चे पर कम से कम ये कंफ्यूज है कि हमको उनके साथ लड़ाई लड़ना है, वार्ता करना है, या फिर हमको ऐसे ही छोड़ देना। कभी ये बोलते हैं हम वार्ता से सुलझाएंगे मामला, कभी बोलते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दी जाएगी। और इस कारण जो लगातार जो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं ढीली होती है, और जिसके कारण तमाम प्रकार के, आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नक्सली बहुत पहले से एक छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बनी हुई है, लेकिन 15 साल की सरकार में नक्सली को काफी पीछे तक धकेला गया था और उनको इस स्थिति में ला दिया गया था कि वो यहाँ से खात्मे की ओर बढ़ रही थी। इस सरकार में यदि ये इच्छा शक्ति होती तो मेरे को लगता है कि अभी इन 3 सालों में नक्सली लगभग खात्मे की ओर हो जाता। हम कुछ दिन खुश हो जाते हैं कि अभी 1 महीना से कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन यदि पिछले 3 साल में देखें, 3-4 घटनाओं का जिक्र तो आपने किया जिसमें कितने लोग शहीद हुए हैं। उसके बाद गणमान्य नागरिक को, जनप्रतिनिधियों को लगातार मारा जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है और काम चल रहा है, वहां पर बड़े बड़े वाहनों को क्षति पहुंचाया जा रहा है, काम को रोका जा रहा है। तो कुल मिला के सरकार को स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण ये नक्सली फिर से कहीं ना कहीं, फिर जैसे कि अभी वर्णिका जी कह रही थी, कभी इस रीजन में कभी उस रीजन में, इतने ही वो सक्रिय दिखते हैं, इतने ही वो जितने वो हिंसा फैलाते थे उसी प्रकार की हिंसा फैलाते दिख रहे हैं और निर्दोष लोगों को मारते दिख रहे हैं। और ये सरकार यदि चाहे तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जैसा कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बैठक लेकर के जो नक्सली पीड़ित राज्य हैं उनको कहा गया था कि केंद्र से जो भी सहायता चाहिए हम देंगे, और एक ठोस रणनीति बना करके इनके खिलाफ यदि हम लड़ाई लड़ें तो बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल। रंजीत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, लगातार घटनाएं कम हुई हैं पिछले समय, ये देखने को मिला है, लेकिन पिछले 1 महीने में लगातार फिर से एग्रेशन नजर आ रहा है। अब तो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जर्मन मेड G3 राइफल है, अमेरिकन स्नाइपर राइफल है, खुफिया ड्रोन भी अब उनके पास है। BGL से लगातार वो नक्सली कैंप में हमला कर दे रहे हैं।
आप समझ रहे हैं कि अगर नक्सली जो है वो अगर कैंप के बाहर से जवानों पर हमला कर रहे हैं, कितनी बड़ी वारदात कभी भी हो सकती। क्या तैयारी है सरकार की? क्या लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम ढीला छोड़ रहे हैं नक्सलियों को? देखिए, नक्सलवाद की समस्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये कांग्रेस की देन है, जबकि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जो नक्सलवाद 3 ब्लॉकों तक था वो डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में उनके गृह जिले तक पहुंच गया था। कवर्धा भी नक्सल जिला की सूची में आ चुका था। तो आज अगर 3 साल में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो नीति है, विकास, सुरक्षा और विश्वास, तीनों जो शब्द हैं, इनको धरातल में उतारने का काम यदि हुआ है तो यही कारण है कि जो हमारा बस्तर का जो आदिवासी युवा था वो पहले नक्सलियों के लिए काम किया करता था, अब वो या तो उनके खिलाफ मुहिम में सरकार ने जो उनके लिए बटालियन बनाई है उसमें काम कर रहा है, या फिर दूसरे तरीके से अपने आप को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो नक्सलवाद से हम अपने लोगों को दूर करने में तो हम सफल हुए हैं। रही बात नक्सलियों की जो वारदात है, हमने नक्सलियों को ढकेल करके आखिरी के 2-3 जिलों तक पहुंचा दिया है। आज इसके बड़े बड़े कमांडर पकड़ाते हैं। 15 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में केवल भार मार बंदूक के अलावा एक भी मशीन गन या जो ऑटोमेटेड राइफल्स होती है कुछ नहीं पकड़ा है। हमने तो बहुत बड़े बड़े हथियार जो है उनसे जब्त किए हैं। यानी ये दर्शाता है कि हमारी सरकार उस ओर भी काम कर रही है। ना हम डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, लेकिन हम अपने जो आदिवासी भाई हैं उनका भी जो भविष्य है उसको भी हम ध्यान में रखना चाहते हैं। यही कारण है कि जो बस्तर केवल नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, आज वहां के जो शीतल पेय हैं, वनोपज से बनी जो चीजें हैं जो आज रायपुर में आकर के बिक रही है और वहां के लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उनका जो आर्थिक स्टेटस है उसको किस तरीके से ऊपर उठाया जाए ताकि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें और नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त होगा। क्योंकि हमने झीरम में अपनी पार्टी के फ्रंट लाइन को खोया है, उसका दर्द हम जानते हैं। जो लोग उनको चंदा दिया करते हैं वो टीवी पर बैठ करके बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मंशा होती तो केपीएस गिल का वो बयान आता है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे कहा था वेतन लो और मौज करो, नक्सलवाद बढ़ने दो। तो ये सब चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है राज्यसभा में, जिनकी बात ये रणजीत सिंह जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 85% तक कम हुआ है पहले की तुलना में अब। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी गवाही दे रही है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो विकास, विश्वास और सुरक्षा की जो भावना है उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बस्तर जाते हैं तो वहां पर रात रुकने का कार्यक्रम बनाते हैं। इससे पहले रजनीश जी बताएं, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्षों में कितने बार वहां पर रात्रि विश्राम किए हैं? ठीक, रजनीश जी कुछ डेटा है मेरे पास, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अप्रैल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत हुई थी। चिंगावरम में ब्लास्ट हुआ था, 20 जवानों की शहादत हुई थी। 2021 में अगर बात करूं, पहले 2017 पहले आपके शासनकाल की बात कर लेता हूं। 2017 में सुकमा बुरकापाल में 25 जवान शहीद हुए थे। टाहकवाड़ा में 16 जवानों की शहादत हुई थी। शहादत का आंकड़ा बहुत लंबा है, ऐसा नहीं कि आपके शासनकाल में घटनाएं नहीं, बहुत घटनाएं हुई। 76 जवानों की तो घटना मेरे ख्याल से देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना हुई थी जब ताड़मेटला ने अपने 76 जवानों को खोया था। और झीरम कांड भी आपके ही शासनकाल में हुआ है। उस समय स्थितियां और भी शायद भयावह थी, धीरे धीरे स्थितियां ठीक हुई हैं। क्या होना चाहिए और आपको लगता है कि क्या कोई कमी नजर आ रही है जिसपे आप बताना चाहें कि ये कमी नजर आ रही है और कुछ बेहतर किया जा सकता है? रजनी जी देखिए आदित्य जी, आप जो विषय पे बात कर रहे हैं, यदि ये सकारात्मक दिशा में बात होती तो निश्चित रूप से मैं उसी हिसाब से जवाब देता और देता भी हूँ। लेकिन हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं वो इसको पॉलिटिकल एंगल जब देते हैं तो फिर हमको भी पॉलिटिकल एंगल ही देना पड़ता है। ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि नक्सलवाद जो है अभी 10-15 साल 20 साल का नहीं है, और यदि इतिहास में जाऊंगा तो इनको जवाब देते नहीं बनेगा कि नक्सलवाद की पैदा कैसे हुई, आतंकवाद किसने बढ़ाया। और ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश का आंकड़ा उन्होंने कहा है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं की है कि छत्तीसगढ़ ने बड़ा अच्छा काम किया और 85% कम हो गई। रही बात रात बिताने की बात, अरे रात को छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा में ऐसे ऐसे जगह में गए हैं जहां कोई दूसरा मुख्यमंत्री कल्पना नहीं कर सकता। 2003 तक की जो दिशा थी, दशा थी, उसको देखिए। तो कुल मिला के यदि हम जो बात करते हैं कि नक्सल समस्या का समाधान क्या है, और उसके लिए विल पावर दिखानी होगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा यदि हम इसके पॉजिटिव वे में जाना चाहें तो। और आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे तो आपने जो गिनाया 2003 से 18 तक, मैं
उन घटना की बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे वो ताड़मेटला हो, चाहे झीरम घाटी हो, चाहे जिन घटनाओं का जिक्र किया है। लेकिन अब इन 3 सालों का भी तो 4-5 देख लीजिए। 2020 में सुकमा चिंता गुफा में 17 जवान शहीद हुए, 2021 में बारकूट में 5 जवान शहीद हुए, 2021 में ही बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं छोटी घटना और बड़ी घटना नहीं होती। मुश्किल यह है कांग्रेस के साथ कि वो किसी घटना को छोटी और बड़ी घटना से जोड़ देती। हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि हमारा एक भी जवान, हमारा एक भी नागरिक यदि शहीद होता है और नक्सलियों के द्वारा इस तरह के उनके साथ किया जाता है, वो देश के लिए, हम सबको लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस स्थिति के लिए हम सबको एक साथ मिलकर कड़ाई के साथ लड़ना चाहिए। राज्य सरकार को, अभी केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार है जो आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है और हर तरह के, बिना किसी भेदभाव के, हर तरह के सहयोग देने के लिए तैयार है और सहयोग दे रही है। बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए यदि इस घटनाओं को रोकना है, नक्सलियों को हमेशा के लिए समाप्त करना है और बस्तर को एक ऐसा जगह बनाना है जिससे हम छत्तीसगढ़ वासी उस पर नाच कर सके, तो हम सबको मिलके, यदि आपने पूछा है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हम सबको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और एक लाइन में इनके साथ जीरो टॉलरेंस करके इनके खिलाफ हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तभी हम नक्सलवाद से हम पार पा सकते हैं, और नहीं तो हम डिफेंड करते रहें, हम उनको किसी प्रकार का ये बात ऐसा करें जिससे उनको इसमें उनको सहयोग मिले, तो नक्सलवाद ऐसी चलता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार आएगी, वही सरकार फिर इसको समाप्त करेगी। चलिए देखिए, इंतजार करना होगा उसके लिए। तो अजय जी मेरे साथ मौजूद है। अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वन अधिकार पट्टा ये बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना थी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और उसका सार्थक परिणाम भी दिखा। पट्टे आपको मिल रहे हैं, पट्टा मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। अबूझमाड़ का पहली बार सर्वे हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। 2-3 माइलस्टोन का काम है जो आप कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर लघु वनोपज की खरीदी जो आपने शुरू की, जो बढ़ा दिया आपने, उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को वहां के फायदा मिल रहा है। लेकिन अब आपकी सरकार के भी ऊपर फर्जी एनकाउंटर की लगातार शिकायतें आ रही। मुझे नारायणपुर की घटना बहुत अच्छे से याद है, जहां आपके एसपी उस समय हुआ करते थे, उनका कहना था कि ये जो है वो नक्सली था, और वहां पर बस्तर आईजी का ये कहना था कि ये ग्रामीण था। क्या ये लग रहा है कि थोड़ी रणनीति में बदलाव जरूरी है, क्योंकि यही सब वो कारण थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बस्तर में 12 की 12 सीटें गंवा चुकी थी। आपको 12 की 12 सीटें मिली है, जनप्रतिनिधि आपके हैं, सरकार आपकी है, दिक्कत कहां पर है? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो रजनीश सिंह जी से आपने पूछा कि नक्सलवाद की समस्या को समाप्त कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसको छोड़ के सारी बातें कही, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया कहा। अब आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो वहां पर सलवा जुड़ूम नामक एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का मकसद ये था कि बस्तर का जो आदिवासी है वो नक्सलियों के खिलाफ निकल जाए और अपने गांव को छोड़ दे। जो लोग पलायन करके अपने गांव छोड़ करके गए थे वो लोग आज तक वापस नहीं आए हैं। कड़वी सच्चाई ये है। उसी बीच में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसी बस्तर में अपने पूंजीपति मित्रों को उन आदिवासियों की जमीन दी, नियम विरुद्ध जाकर के दी। हमने वादा किया हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी जमीन आपको लौटाएंगे। सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहां के लोगों को उनकी जमीनें लौटाई और बस्तर के लोगों को लाने के लिए वापस, क्योंकि बस्तर की खूबसूरती उद्योग के साथ साथ बस्तरिया लोगों से भी है। वहां का जो मूल निवासी है उसका वहां होना जरूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह थी कि नक्सलवाद का डर दिखा करके, नक्सलियों के खिलाफ खड़े करके पूरे बस्तर को खाली कर लिया जाए और वहां की जो संपदा है उसको अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिल करके किस तरीके से उसका दोहन और शोषण किया जा सके, छत्तीसगढ़ को लूटा कैसे जा सके, इनकी प्लानिंग ये थी। तभी तो इस तरीके के नक्सलवाद जो है वो कवर्धा जिले तक पहुंच जाता है। और हमारी मंशा अगर कम करने की है तो हम नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं, बस्तर से गए हुए लोगों को वापस लाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर का जो आदिवासी है वो वापस आकर के अपना वहां का जो उसकी जो दैनिक दिनचर्या थी उसमें वो रह बस सके। बस्तर का आदमी शहर में जाकर के मजदूरी कर रहा है आज, जो जंगल का राजा कहा जाता है, जिसकी संपदा है, जिसे वो जो जंगल को देवता मानता है, आप उसको काटने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र जो आप कर रहे थे वो भूपेश बघेल जी के आने के बाद में समाप्त हुआ है। हम किसी भी आदिवासी भाई को
एनकाउंटर के नाम पर शहीद होने या मरने नहीं दे सकते। यही कारण है कि हम सुरक्षा, विश्वास और विकास को साथ लेकर के चल रहे हैं। बस्तर का विकास होगा, बस्तर का युवा समृद्ध होगा, बस्तर का किसान समृद्ध होगा। उनके जेब में जब पैसा होगा तो नक्सलियों के लिए मैदान में लड़ने नहीं आएगा। आदित्य जी, एक बात कहता हूं, नक्सलियों के जितने भी नेता हैं, कोई छत्तीसगढ़ का है क्या, ये बताइए। ये लोग हमारे बस्तर के युवाओं को को पैसे देकर के, लालच देकर के यहां बुलाते हैं, और वो बस्तर का जो युवा होता है वो बंदूक लेकर के सामने लड़ता है, पुलिस की गोली उसे खानी होती है, और रिमोट कंट्रोल से जो लोग मूवमेंट चलाते हैं वो लोग बैठ करके पूरा जो सर्किट है उसको एक तरीके से सिंडिकेट की तरह, बिजनेस करने की तरह करते हैं, और करोड़ों रुपए की उगाही होती है। तो नक्सलवाद को समाप्त करना है, साथ में बस्तर का जो बस्तरिया है उसको भी बचाना है। ये हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है। वर्णिका जी, देश के टॉप 25 नक्सल प्रभावित जिलों की अगर हम बात करें तो जो सूची जारी की गई उसमें छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और सुकमा। सबसे बड़ी बात यह है कि कवर्धा वाला जो एरिया है, उस तरफ से अगर हम बात करें, बालाघाट का बीच में कवर्धा का जो एरिया है, और उस तरफ से कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की आमद उधर लगातार बढ़ते जा रही है। क्या ये नया एक कॉरिडोर तैयार हो रहा है? क्योंकि कान्हा के आसपास लगातार हलचल देखने को मिल रही नक्सलियों की। क्या बस्तर में दबाव बढ़ रहा है तो नया अपना कोई ये बेस कैंप तैयार करने की कोशिश यहां पर हो रही है? वर्णिका जी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं कह रही थी आपसे कि नक्सलियों की रणनीति में जो परिवर्तन आता है उसके हिसाब से ये अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है या जो अपनी स्ट्रेटेजिकल जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी निरंतर चेंज करते रहते हैं। बस्तर में दबाव आ रहा है ऐसी बात नहीं होती है। बस्तर में ये कुछ दिनों के लिए अल्प विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते, अपनी संक्रियाओं पे अल्प विराम लगाते हैं, और जब तक के वहां के लिए कोई नई रणनीति बनाते हैं, या वहां पे भी उस समय पैरेलल रणनीति चलती होती है उनकी। परंतु अब अर्बन नक्सल और जो रूरल एरिया के जो जिन्होंने प्रॉपर रेड कॉरिडोर जोन घोषित किया था, उस एरिया से हटके अब अर्बन स्ट्रेटजी की ओर ये निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसे एरिया जो नए बने जिले होते हैं, ये जैसे कि कवर्धा है या राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र हैं, अंबागढ़ चौकी वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक तो जो एमएमसी जोन कहते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे एक मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, मतलब ऑपरेशन करके भागने के लिए इनको बहुत ही सुविधाजनक परिस्थिति उपलब्ध कराता है। तो ऐसे क्षेत्रों में युवाओं की निरंतर भर्ती ये करते हैं, और क्योंकि युवाओं में जहां पे भी डिससेटिस्फैक्शन वाला अमाउंट होगा, जहां पे भी प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं मिलेगा, तो उस क्षेत्रों में ये युवाओं को निश्चित ही एग्जीक्यूटिव के रूप में उपयोग करके अर्बन माओइज्म की तरफ बढ़ेंगे, और यही इनकी नई रणनीति होगी। चूक हमसे कहां होती है आदित्य जी, कि जब माओवादी इस स्ट्रेटेजी से टैक्टिक्स में जंप कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो योजना बना करके उसका इंप्लीमेंटेशन गन के साथ मैदान में कर रहे होते हैं, उस समय हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, और जब वो फिर से टैक्टिक्स से स्ट्रेटेजी में कूद रहे होते हैं, तब हम टैक्टिक्स को इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, मतलब तब हम गन चला रहे होते हैं। और इस बीच में एक बहुत बड़ी त्रुटि जो मैं आज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बीच में हमारा लूप होल कहाँ पे होता है। तो एक बहुत बड़ा, जैसे हम टीवी चलाते चलाते रिमोट का पॉश बटन दबा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम 2-3 बैड एक्टिविटीज में भी लग जाते हैं, और वो होता है अनुशंसा, प्रशंसा, आलोचना, आरोप, प्रत्यारोप। इसके लिए बहुत सारा विराम ले लेते हैं। यही वजह होती है कि वो स्ट्रेटेजी से टैक्टिक्स में जंप करते हैं, तो हम उस समय उनसे एक कदम पीछे चल रहे होते हैं। यही सबसे मुख्य वजह होती है। और रहा सवाल इसका कि किसकी योजनाएं किस प्रकार की हैं, तो बर्नाल और डेटॉल दोनों ही प्रकार की दवाइयां होती है, समयानुसार उनको टैक्टिकल वे पे उपयोग करना हमको आना है। बिल्कुल, देखिए 2023 का चुनाव आने में भी समय है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा नक्सलिज्म। सरकार काम कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार बस्तर में नक्सल समस्या कम भी हो रही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर चूक जो है वो कई जगहों पर नजर आ रही है। वो चूक निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ले देकर बस्तर में थोड़ा बहुत माओवाद खत्म होने की कगार पर है, शांत हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से रणनीतिक चूक अगर होती रही, लगातार घटनाएं सामने आती रही, तो कहीं ना कहीं ये बात बेहद साफ है कि नक्सली फिर से आक्रामक रणनीति के तहत सामने आ सकते हैं, जिसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।